हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की ये मास्टर क्लास होने वाली है। मास्टर क्लास में हम इसकी परिभाषा जानेंगे, इसके उदाहरण जानेंगे, फिर इसके हम भेद जानेंगे, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और अन्य भेद जो हैं उसके बारे में जानेंगे। ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक आप बने रहते हैं तो सर्वनाम की आप मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए हम पहले सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। सर्वनाम की क्या परिभाषा है? सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसका उपयोग भाषा को सुंदर बनाने और संज्ञा के शब्दों की बार बार होने वाली पुनरावृत्ति रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसको रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। उदाहरण क्या है इसका? एग्जाम्पल ये दे रखा है हमारा, क्या है? मैं, तुम, क्या, मैं, तुम, वह, हम, आप, कोई, यदि, यह, यदि आदि क्या है? ये उदाहरण है। इसके वाक्य हैं। वाक्यों में इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? जैसे ये वाक्य दे रखे हैं, क्या राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है की जगह वह स्कूल जाता है। यहाँ वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के काफ़ी सारे भेद हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के टाइप्स कितने हैं? सर्वनाम के मुख्य कितने? 6 भेद हैं। यूपी टेट में 6 भेद है, वैसे 11 भेद हैं इसके, लेकिन यूपी टेट में 6 भेद एनफ है आपके लिए। पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड नंबर पर है निश्चयवाचक प्रोनाउन। क्या? निश्चयवाचक प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये तीसरे नंबर का है, और संबंधवाचक ये कितना? चौथे नंबर का है। और 5वें नंबर पर आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठे नंबर पर हमारा क्या आता है? ये आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले सर्वनाम के बारे के जो भेद हैं उसकी हम जो परिभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? ये दे रखी है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, यानी कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, सुनने वाला श्रोता, जैसे आप मेरी इस वीडियो को देखकर सुन रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए किया जाता है, उसे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में ये सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष के नाम के बदले आता है उसे क्या है? सर्वनाम कहते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला दे रखा है, नंबर 1 पर दिया है, मैं कल बाजार जाऊंगा। क्या? मैं कल बाजार जाऊंगा। इसमें बोलने वाला अपने के लिए क्या बोल रहा है? तो मैं क्या है? ये सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो? सुनने वाले के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? एक सर्वनाम है। वह खेल रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या है? वह खेल रहा है। वह क्या है? इसमें सर्वनाम है। अब इस जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए इसके 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर पर आता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। क्या? उत्तम पुरुषवाचक यानी फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला अपने लिए उपयोग करता है, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे। सेकंड नंबर पर आता है मध्य पुरुष। क्या आता है? मध्य पुरुष, सुनने वाले के लिए उपयोग होता है। उदाहरण के पर तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझे। ये हम एग्जाम्पल में और अच्छे से जानेंगे। नंबर 3 पर दिया अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, जिसके बारे में बात हो रही है। उदाहरण वह, बे, ये, उनका, उन्हें। ये पहला प्रथम पुरुष है, जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, जैसे आप अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन, वे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। चलिए अब हम परिभाषा जानते हैं सेकंड नंबर की परिभाषा ने क्या? पुरुषवाचक के बारे में आप जान ही चुके होंगे। चलिए अब हम जानते हैं निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक की परिभाषा ये रही, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी कि निश्चित व्यक्ति होगा या फिर कोई वस्तु होगी, उसका बोध होता है,
उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये संज्ञा की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं। क्या? संज्ञा के स्पष्ट रूप से क्या है? ये इशारा करते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, यह मेरी पुस्तक है। पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए यह मेरी पुस्तक है, तो उसके पास में रखिए। यह क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है। दूर की वस्तु के लिए, ये मेरे मित्र हैं। ये कौन है? पास के एक से अधिक व्यक्तियों के लिए ये मेरे मित्र हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको फ्री में बिल्कुल हम प्रोवाइड कराएं यूपीटेट परीक्षा के लिए। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए 2 स्थितियों में देखा जाता है। जैसे निकटवर्ती निश्चयवाचक। निकटवर्ती निश्चयवाचक जो पास की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे निकटवर्ती निश्चयवाचक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे ये। दूरवर्ती निश्चयवाचक जो दूर की स्थित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे क्या होते हैं? दूरवर्ती निश्चयवाचक होते हैं। उदाहरण वह। चलिए अब अनिश्चयवाचक के बारे में जानते हैं। अनिश्चयवाचक की परिभाषा ये दे रखी है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसे हमारी परिभाषा दे रखी है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कहते हैं। यानी इन शब्दों से यह तो पता चलता है कि कोई है, पर उसकी ये सही पहचान निश्चित नहीं होती। उसकी क्या है? सही पहचान निश्चित नहीं होती। दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है। चाय में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया। किसी भी बात का यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। रास्ते में किसी से पूछ लेना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्या है? हो सकता है। सर्वनाम के भेद। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ भेद हैं। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार के शब्दों को पहचाना जा सकता है। जैसे प्राणीबोधक फॉर लिविंग बींग्स यानी कि जीवित जो सजीव हैं, जो सजीव व्यक्तियों के लिए उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए कोई किसी को किसी ने, ये क्या है? सजीव के लिए यूज़ होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है वस्तुबोधक फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुओं या अनिश्चित मात्रा के लिए उपयोग होते हैं। क्या अनिश्चित मात्रा के लिए उपयोग होते हैं? उदाहरण कुछ और किन्हीं। कुछ यानी कि ये कोई निर्जीव वस्तु होगी, किन्हीं या फिर ये निर्जीव वस्तु होगी। तो ये हमने जान लिया अनिश्चित के बारे में। अनिश्चितवाचक। अब हम जानेंगे संबंधवाचक की परिभाषा के बारे में जानते हैं, फिर इसको उदाहरण है उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। दोस्तों, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में एक शब्द या दूसरे शब्द के संबंध बताने के लिए किया जाता है, यानी कि संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द अक्सर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या? 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण जो करेगा शो भरेगा। इसमें क्या है? एक दूसरे का संबंध हो रहा है, यानी कि करने और भरने के बीच क्या है? संबंध है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, स्वामित्व का संबंध है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्रियाओं के बीच संबंध है। क्या है? क्रियाओं के बीच संबंध है। संबंधवाचक के कुछ भेद हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के भेद युग। इन्हें जोड़ों पेयर्स के रूप में समझा जा सकता है।
इन्हें जोड़ों और पेयर्स के रूप में समझा जा सकता है। जैसे नंबर 1 पर आता है हमारा कार्य कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध जो एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से जोड़ते हैं। कौन से? दूसरी क्रिया से जोड़ते हैं। उदाहरण जैसे जो सो जैसा वैसा। जो सो एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से जोड़ते हैं। जो सो जैसा वैसा, ये एक दूसरे से संबंधित है। अधिकार या वस्तु संबंध जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच का नाता बताते हैं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच का क्या है? नाता बताते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अधिकार वस्तु संबंध। उदाहरण जिसका उसका, जिसका उसकी, जिसकी उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक के दो युग्म हैं। चलिए अब आगे जानते हैं आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की परिभाषा जानेंगे, फिर उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसे हमें दे रखा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। संबंध में किया जाता है, जैसे वह कौन आया, कौन गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक आता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाहर कौन आया, बाहर कौन आया, आपके हाथ में क्या है, व्यक्ति के लिए है, ये क्या वस्तु के लिए हैं। चलिए और इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। जैसे अगला उदाहरण दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये स्थान के लिए, किसके लिए? स्थान के लिए है। प्रश्नवाचक के सर्वनाम के भेद हैं, काफ़ी सारे भेद हैं, उसके भेद के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रयोग के आधार पर दो मुख्य भागों में समझा जा सकता है। प्राणीबोधक फॉर लिविंग्स यानी कि जीवित वस्तुओं के लिए, जब किसी सजीव व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जाए तो उदाहरण कौन, किसे, किसने होगा। जैसे अगर अप्राणीबोधक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जब किसी निर्जीव वस्तु या बात करने के प्रश्न किया जाता है तो उसमें क्या आता है? क्या, कहाँ, क्या, कहाँ। तो ये प्राणीबोधक और अप्राणीबोधक दो प्रश्नवाचक सर्वनाम के दो उपभेद होते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम निजवाचक। निजवाचक के बारे में, निजवाचक की ये परिभाषा दे रखी, पहले हम इस परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता, काम करने वाला, अब स्वयं अपने लिए करता है, स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें क्या है? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वक्ता इन शब्दों का प्रयोग किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करता है। किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है, ये निजवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, वह अपने आप घर चला जाएगा, हमें खुद पर क्या है? भरोसा रखना चाहिए। तो ये खुद के लिए कर रहा है, निजता के लिए कर रहा है। तो इसके कुछ मुख्य भेद होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप हैं, इन प्रयोगों के आधार पर इन शब्दों को पहचाना जा सकता है। जैसे स्वयं बोधक है, जब कर्ता अपनी क्रिया में खुद की भागीदारी बताता है, क्रिया में किसकी? खुद की भागीदारी बताता है। उदाहरण जैसे स्वयं और खुद, स्वयं और खुद, मैं खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, इस तरह के उदाहरण होंगे। स्वतः बोधक, जब कोई काम बिना बाहरी सहायता के अपने आप होने का बोध अपने आप होने का बोध हो, तो उदाहरण अपने आप, स्वतः, आप अपने के लिए होता है। आप किसके लिए होता है? अपने। ये स्वतः, मैं स्वतः कर लूँगा, मैं स्वतः चला जाऊँगा, इस तरह के उदाहरण इसमें यूज़ होंगे। चलिए अब इसके हमने जितने भी सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ने के बाद में उसके 6 भेद पढ़े, 6 भेद पढ़ने के बाद में उनके जो उपभेद थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम कुछ क्वेश्चंस है सर्वनाम से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पर ये दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल सर्वनामों की संख्या होती है 11। आप बोलेंगे आपने तो 6 सर्वनाम बताए थे, मूल सर्वनाम 11 हैं। मैंने बताया यूपी टेट एग्जाम के लिए सिर्फ 6 ही मान्य हैं, तो मूल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन सेकंड क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्या कहा उसने, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है, अपने आप क्या है, ये निश्चयवाचक है, नहीं निश्चयवाचक नहीं, निजवाचक है। मैं अपने आप को बोलूँ तो ये क्या है, मेरा निजी मामला है, तो निजवाचक ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तुम, वह, हम, वे, कौन सा है, कौन सा उदाहरण होगा। उत्तम पुरुषवाचक, हमने पुरुषवाचक पढ़ा, उसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और लास्ट का पढ़ा था हमने तृतीय पुरुषवाचक है। 3 पुरुषवाचक के बारे में पढ़ा था। तो पहला जो पुरुषवाचक था वो है हम। क्या है, हम। एक तो वक्ता जो खुद से बात कर रहा है, मैं या फिर हम। दूसरे से बात का वह क्या कर रहा है, तो ये मध्य हो जाएगा। तीसरा वाला क्या था, वे क्या कर रहे हैं, ये तीसरा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो और शो किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो और शो किस सर्वनाम के उदाहरण हैं, तो ये है संबंधवाचक, जैसे को तैसा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंधवाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। दोस्तों लास्ट 7 क्वेश्चन से, वह मेरा घर है। क्या, वह मेरा घर है। वह कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, निश्चय सर्वनाम है, अनिश्चय सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह मेरा घर है, तो वह कौन सा, वह मेरा घर है, तो वो वह क्या है, निश्चय हो जाएगा। निश्चय तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर देना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन देखिए, आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया किस पुरुष में किया जाता है। उत्तम पुरुष में, मध्य पुरुष में, या फिर तो उत्तम पुरुष तो पहला होता है, खुद के लिए किया जाता है। मध्य पुरुष आपके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या होगा। कुछ, कौन, जो या स्वयं। कौन आ रहा है, तो इसमें क्या है, एक प्रश्नवाचक लग जाएगा, कौन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं या निर्जीव के लिए, संबंध बताने के लिए या स्वयं के लिए। कुछ का प्रयोग, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ वस्तुएं हैं। अनिश्चयवाचक क्या है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है। तो अनिश्चयवाचक कुछ व्यक्तियों के लिए होगा, या फिर कुछ वस्तुओं या निर्जीव के लिए होगा, संबंध बताने के लिए होगा, या फिर स्वयं के लिए होगा। स्वयं के लिए और संबंध बताने के लिए, तो इनके दोनों के लिए तो क्या है, नहीं होगा। तो फिर इसमें वस्तुओं के, निर्जीव के लिए होगा कुछ वस्तुएं, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर बी। कुछ का जो है ये निर्जीव के लिए आता है, वस्तुओं या निर्जीव के लिए आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बे किस प्रकार का सर्वनाम है। बे किस प्रकार का सर्वनाम है, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर निजवाचक। तो ये है हमारा अन्य पुरुष, यानी कि लास्ट वाला जो थर्ड पर्सन बताया था वही है ये।
तो ऑप्शन से नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम, अपना नाम, विशेष नाम या संज्ञा का नाम। तो ये क्या है हमारा? संज्ञा का नाम है सर्वनाम। संज्ञा का नाम जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी और उसकी क्या है? जिसकी और उसकी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक, निजवाचक। ये है संबंधवाचक, एक दूसरे का संबंध है क्रिया का। तो संबंध ऑप्शन से नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमारा, तुम्हारा, उनका, मेरा। मेरा क्या है? ये उत्तम पुरुषवाचक है। उनका, तुम्हारा। तुम्हारा क्या है? हमारा क्या है? ये भी उत्तम पुरुषवाचक है। तुम्हारा क्या है? ये क्या है? मध्य पुरुषवाचक है। क्या है? मध्य पुरुषवाचक है। तो ऑप्शन से नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन चलिए क्वेश्चन से नंबर 15। शायद कोई आया है। वाक्य में कोई का भेद क्या है? शायद कोई आया है, तो ये निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, या फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। शायद कोई आया है तो कोई पता नहीं कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। यह का बहुवचन रूप क्या होगा? यह का बहुवचन रूप क्या होगा? यह का बहुवचन रूप हो जाएगा यह, वह, बे या ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निजवाचक सर्वनाम आप और पुरुषवाचक सर्वनाम आप में क्या अंतर है? पुरुषवाचक सर्वनाम आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। निजवाचक आप स्वयं के लिए, पुरुषवाचक आप आदर के लिए, या फिर दोनों का प्रयोग केवल एक बहुवचन में होता है। निजवाचक आप केवल निर्जीव के लिए होता है। नहीं, तो ऑप्शन से नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है हमारा? सही हो जाएगा। चलिए लास्ट 18 क्वेश्चंस देखते हैं। 18 क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कुछ, सुंदर, वह। ये, वह, कौन, कुछ, ये सब क्या सर्वनाम है? सुंदर क्या है? सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन से नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप उन्हें किससे बना है? वह को, वे को, यह को या तुम को। बहुवचन रूप किससे बना है? पुरुषवाचक का। वह को, वे को, यह को, तुम को। तो ये बन जाएगा बहुवचन रूप तुम को, तुम सभी को कह देना। तो ऑप्शन से नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन से 20। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? मैं स्वयं आ जाऊंगा, जैसा देश वैसा भेष, या वह बहुत अच्छा लड़का है। आप क्या कर रहे हैं? तो वह बहुत क्या है? अच्छा लड़का नहीं है। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जैसा देश वैसा भेष, इसमें क्या है? संबंध है। क्या है दोस्तों? संबंध है। दोस्तों ये क्लास पूरी होती है। आप बताइए कि सर्वनाम में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस सही हुए, और आप ये बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत।